गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय के नाम से जाना जाता है जिसे, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये राष्ट्रीय संस्करण का ही तो आप बताते हैं ना। तो जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रीय संस्करण का जो होता है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में एडिटोरियल बोलते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श और आत्ममंथन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कल के लेख पे जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू गाइस अमेजिंग, मतलब एक्सीलेंट। कुछ दो तीन लोगों की मैं नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने तो कमाल कर दिया है, सही बताएं। नीतीश कुमार की या बात करें, या राजीव गिरी की, नागर एकेडमी और अनुराग मूंद की, तो यू गाइस अमेजिंग। मतलब सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने चीज़ों को समझाया है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और कल का एडिटोरियल ज़रूर देखना चाहिए। और मतलब एक चीज़ मस्ट बता दूं, जाकर कमेंट बॉक्स में इन लोगों, ये जो महानुभाव लोग हैं, इनके कमेंट आप पढ़िए, आप लोगों को सीख मिलेगी। मतलब जिस लगन और मेहनत से इन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, बहुत ही उम्दा था। अब उसमें देख सकते हैं अनुराग मूद ने हमारे बारे में लिखा, उसके बारे में कुछ लेख पे भी उन्होंने लिखा। पर नीतीश कुमार के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने चीज़ों को एमएसएमई हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोज़गार की बात, उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसे वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अगर आप नागर एकेडमी की बात करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा तक इस प्रकार से जो कई राज्यों से जैसे कि मजदूर, जैसे मजदूर से रिलेटेड जो वर्कर्स होते हैं, उनसे संबंधित तमाम तरह के एक्ट और प्रोविजंस बनाए गए थे, जिसे कुछ राज्यों में उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद आप वहाँ पर आगे जाएंगे तो थोड़ा सा उन्होंने चीन के बारे में भी लिखा कि कोरोना वायरस का जो मुख्य लापरवाह जो देश है वो चाइना जैसा देश है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को गुमराह किया। उसने उस बातों को सार्वजनिक नहीं किया जिस बातों को दुनिया के सामने रखना चाहिए था। उसके बारे में उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा, खूबसूरत लिखा है। उसके बाद राजीव गिरी जी ने भी भारतीय श्रम के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों के लिए वास्तव में सही बताएं तो आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों की भाषा शैली से लग जाता है, जिस तरह की आपकी सोच है। यू गाइस अमेजिंग, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। तो चलते हैं अब आगे। ऐसे ही आप लोग पढ़ें, अब अपने माँ बाप, परिवार, देश, समाज, राज्य, सबका अपना नाम रोशन करें। अब चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा, समस्या की पड़ताल किए बिना उसका समाधान असंभव है। आज जिस तरह देखिए, आज थोड़ा सा करंट में चलते हैं। जो समस्याएं आज हमारे देश में, पूरे पृथ्वी पे बनी हुई हैं, ये एक समस्या ही है, जानते हैं। इसका तमाम तरह के स्तर पे पड़ताल किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, किस रूट से है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। जब तक ये भली भांति हमें नहीं पता होगा, तब तक हम इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, इसका वैक्सीन नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि चाइना ऐसा देश है जो कई चीज़ें हमसे छुपा रहा है। अगर वो सहयोग करे, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनके साथ मिल के काम करे और एग्जैक्ट बताए कि ये कैसे आया, किस लापरवाही की वजह से आया, तो उसका समाधान हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं आपके सामने सम्मुख कितनी बड़ी भी समस्या हो, सबसे पहले उसका पड़ताल कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कि इसका समाधान कैसे। ये नहीं बस भिड़ गए हैं, ठीक है। तो जैसे एक पहलवान को मात देने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लर्न टू एंड, जैसे क्या होता है, ट्रिक होता है ना, पहलवान को जब आप कुश्ती में पटकेंगे, मात देंगे, तो देखिए वो पहले से ट्रेंड है। सो यू हैव टू आल्सो बी प्रिपेयर। आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि कैसा टेक्निक मारें। देखते होंगे आप टीवी में बड़े बड़े दिखाया जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद एक्सरसाइज करते होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता हूं, तो गाइस एक बात याद रखिएगा, चाहे पीसीएस के थ्रू आपकी नियुक्ति हो, चाहे यूपीएससी के थ्रू नियुक्ति हो, जो आपकी पर्सनालिटी है ना, बहुत मायने रखती है। जब आप वरीयता देंगे आईपीएस बनने का ना, तो आपकी हाइट एक मतलब मॉडरेट होनी चाहिए, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हाइट होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि एक सुंदर, लंबा चौड़ा, मतलब मैं गोरे को नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, गोरा कोई खूबसूरती का रंग नहीं होता है। आप सांवले हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप डेली जो रूटीन है, रनिंग करते हैं कि नहीं, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। देखिए, अगर आपका फिजिकल अच्छा होगा तो मेंटल अच्छा ही होगा, जो मेंटली आप प्रिपेयर होंगे। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा था, एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आप सुबह या शाम को जो भी आपके पास टाइम हो, आप एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दें। हेल्थ कॉन्शियस बने, अवेयर करें लोगों को इसके बारे में। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप ज़रूर। और कुछ लोग बताइएगा, अपने अपने विचार बताइएगा कि आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो एक्सरसाइज में क्या करते हैं। मैं हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कभी मैं आपको अपना फ़ोटो शेयर करूँगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये जो टॉपिक है, देखिए हेल्थ की अभी हमने बात इसलिए किया क्योंकि जैसे जिसका भी इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होगा, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की बीमारियां आपको घेर लेंगी। यदि दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो जो आपके माँ बाप हैं या फिर आपने जो सेविंग बचा के रखा है ना, वो कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो एक बार किसी बंदे का बड़ी अगर डिजीज़ से अगर वो चपेट में आ जाता है ना, तो जारे जो सेविंग रखी रहती है ना, वो सब धराशायी हो जाती है। और कोरोना भी वही कर रहा है। जिनका हेल्थ पहले से डाउन है, किसी प्रकार की बीमारी से वो व्यक्ति ग्रसित है, उसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक हो रहा है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। जिनको बीपी है, ये है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, किडनी से संबंधित बीमारी है, लंग से संबंधित बीमारी है, इन बीमारियों को आप कम कर सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं इफ़ यू अवेयर। किस चीज़ के लिए? हेल्थ कॉन्शियस के लिए, मतलब एक्सरसाइज करें। अब चलते हैं दोस्तों, बाजार भी चाहिए छोटे उद्योगों को। इसे लिखा भरत झुनझुनवाल जी ने। लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, स्कॉलर हैं एक तरह से। तो इसको थोड़ा सा, जो कंटेंट है, जो विषय है, इसको आप थोड़ा सा बारीकी से देखिए। बाजार भी चाहिए छोटे उद्योगों को। आपको पता होगा कि दोस्तों, जब कंपटीशन होता है, जैसे जी चाइना हुआ, अमेरिका से भारत के कई उत्पाद कंपटीशन न कर पाने की वजह से धराशायी हो गए, बंद हो गए। और सबसे ज़्यादा समस्या ये छोटे उद्योगों को पड़ता है। तो छोटे उद्योगों को मेरा मानना है कि कौन सी बाज़ार उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो है कि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं, कमोडिटी हैं, वो अच्छा उनका दाम मिले मार्केट में। उसके बाद वो भी अपनी जो अस्तित्व को बनाए रखें, ठीक है, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें भी मुनाफा हो, जिससे रोज़गार बढ़े। तो इसे जो लिखा है भरत झुनझुनवाल जी ने, उसके बारे में आज हम उनके विचार को देखेंगे, साझा करेंगे। यहाँ पर लिखा, कोरोना संकट के पहले ही देश के छोटे उद्योग संकट में थे। आपको बता दें, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जब कोरोना का इम्पैक्ट हमारे भारत पे नहीं था, उससे पहले हम रिसेशन, मंदी से दौड़ रहे थे, गुजर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग इसे वैश्विक आर्थिक मंदी का संकेत बता रहे, तो कुछ लोग कह रहे थे ये तिमाही मंदी है। याद होगा आपको, जब न्यू व्हीकल एक्ट 2019 निकला था, 2020 में ही आया था ना, एक मिनट, हाँ, न्यू व्हीकल एक्ट 2020 जब आया था, नहीं सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन, ये आया था आपका 2019 में, ठीक है। तो उस समय आपको पता होगा एक और भी मतलब शब्द गूंज रहा था कि तिमाही मंदी, मतलब तिमाही आर्थिक मंदी है, पर ये गलत था दोस्तों। वो संकेत था भारतीय आर्थिक मंदी के बारे में। 2019 में बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज में इनका हिस्सा 5.58% था, जो फरवरी 2020 में घटकर 5.37% रह गया था। छोटे उद्योग दबाव में थे, न वे कर्ज लेने की स्थिति में थे और न बैंक उन्हें देने की स्थिति में। लॉकडाउन में यह परेशानी और बढ़ गई। अब छोटे उद्योगों की मदद के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का विशाल पैकेज बनवाया है। इसके तहत उन्हें बिना गारंटी दिए बैंकों से अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। अब एक चीज़ बता दें, यदि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, मैं कुछ समय पहले एक छोटा सा व्यवसाय खोलने के लिए बैंक के पास गया और बैंक से सोचा कि कुछ ऋण मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पे, तो सही रहेगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उनसे भी आप सीखिए। जब मैं बैंक के पास गया तो बैंक वाला मुझे ऊपर से नीचे देखा, कहा पढ़ते हो? हम कहा, तो कहाँ उम्र दिख रही है पढ़ने की, एज आपकी कम है। हम कहा जी सर। तो अभी तो नौकरी नहीं मिली होगी या फिर कोई बिजनेस
हम कहा सर इतना है, मॉर्गेज में आप जो कहेंगे रख सकते हैं। पिताजी सर्विस करते हैं उत्तर प्रदेश में, और मॉर्गेज में अगर आप कॉमर्शियल लैंड कहेंगे तो भी रख सकते हैं, पर कम मात्रा में होगी। तो बोला ठीक है। दोस्तों मैं सीए जो होता है चार्टेड अकाउंट के पास गया, उस बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे बिज़नेस लोन के लिए तो आपको सीए की आवश्यकता होती है, उसके माध्यम से वो बनाया जाता है, फाइल तैयार की जाती है। 5-10 हज़ार उसका भी लेता। मैंने पिताजी से पैसा मांग के उस फाइल का निर्माण करवाया, फिर उसके पास गया। मतलब तमाम तरह की अटकलें आती हैं यदि आप इनिशियली जब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि मेरा इनिशियल था, मैं उस चीज़ को 3 साल से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी भी वो चल रहा है। पर यह कि वो मतलब कहीं होता है ना, अभी लिखित नहीं है, ठीक है। तो उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आई। फिर बोला, बैंक मैनेजर बोला कि ठीक है आपको मिल जाएगा, आप कैपेबल हैं, पर इंटरेस्ट इतना लगेगा। तो मैं बोला कि जो सब्सिडी है उसके तहत तो आप देख सकते हैं ना। मतलब सब्सिडी आई थी दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में। तो आपको बता दें वो बंदा क्या बोला मुझसे पता है, अरे भैया सब्सिडी वब्सिडी कुछ नहीं। ये जो सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की जा रही, चाहे राज्य सरकार के द्वारा चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, कुछ चीज़ों को वरीयता में रखा जाता है, कुछ लोगों को ही दिया जाता है, और अभी ये चीज़ें धरातल पे नहीं आई। उसके बाद मेरा मन टूट गया। मैं बोला देखिए गुमराह किया जा रहा लोगों को। ये तमाम तरह की कुछ जो योजनाएं निकालते हैं बस वोट में प्रचार प्रसार के लिए काम आने वाला, इसीलिए निकालते हैं। अगर यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, देखिए जब आप 22-25 के ऊपर के होंगे तो ज़रूर आपने एक बार कोशिश ज़रूर किया होगा लोन वोन करवाने का। देखिए मैं, अगर आप 5 से 10 लाख 12 लाख जब गए होंगे लोन के लिए अप्लाई किए होंगे, तो जो मुश्किलें आई होंगी आपको भी पता है। इस अतिरिक्त ऋण की गारंटी केंद्र सरकार देगी। सरकार की इस भावना का स्वागत है कि छोटे उद्योगों की मदद करना चाहती है, लेकिन विचार ये है कि कर्ज की सतर्कता तब होती है जब बाजार में माल की मांग हो। अब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है एक चीज़ हमें देखिए प्रायोरिटी दे रही है, प्रिविलेज दे रही है कि जो मॉर्गेज रखा जाता था, अब वो मॉर्गेज और तमाम तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, मान लीजिए जो छोटे उद्यमी हैं, मान लीजिए बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, या उनके ऊपर 1 करोड़ तक करीबन का लोन अगर बकाया रह गया, तो ऐसे में क्या तुरंत जो है कि बैंक के द्वारा उन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। पर अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार मदद करेगी। यदि दोस्तों केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो केंद्र सरकार को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? जब सारे उद्योग कारोबार बंद हो जाएंगे तो क्या मंगल ग्रह से पैसा लाओगे? इस तरह, इसलिए दोस्तों इस तरह यदि आप स्टेप उठा रहे हो तो इससे आपका भी अस्तित्व बना रहेगा। अन्यथा यदि हमें आप आज के समय में जो समस्याएं, जो संकट काल चल रहा है, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे तो फिर समस्याएं तो क्रिटिकल हो ही जाएंगी। उद्यमी माल का उत्पादन करे, माल ऊंचे दाम पर बेचकर लाभ कमाए और उस लाभ से कर्ज पर ब्याज और मूलधन अदा करे। जब बाजार में माल की मांग ही नहीं होती तब अतिरिक्त कर्ज लेना अपने को गहरे संकट में डालना है। अब देखिए एक बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि जो आपका उद्योग है इस पे एक सिक्योरिटी बना लीजिएगा कि उस माल को अच्छा मार्केट मिले, अच्छा दाम मिले, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। जो आप ऋण लिए हैं उसको बकाया करें, जो इंटरेस्ट है उसको चुकाएं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात चुनाव करना पड़ेगा कि बाज़ार की आवश्यकता कैसे डेवलप करें। जैसे गृह स्वामिनी की नौकरी छूट गई तो बहन की बेटी को लाकर उसकी परवरिश करना कठिन हो जाता है, सही। अथवा छात्र गणित में कमज़ोर हो तो उसे वैदिक गणित पढ़ाने के अतिरिक्त कोर्स में दाखिल कितना कष्टप्रद हो जाता है। अथवा सूखे के समय किसान को उन्नत बीज बांटना कष्टदायक हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली चीज़ के अभाव में दूसरी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, अगर पहली चीज़ उससे लिंक हो, उसी की चेन के माध्यम से बनी हो। यदि बाज़ार में छोटे उद्योगों द्वारा बनाए माल की मांग होती तो वे किसी न किसी तरीके से अपने उद्योग को चला ही लेंगे। माल बिकने को वही खरीदार से एडवांस लिया जा सकता है, अथवा परिजनों से उधार लिया जा सकता है, या बैंक की अतिरिक्त ऋण देने को तैयार हो जाता है। मैंने कई वर्ष किसी गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण का अध्ययन किया था। मुझे बताया गया कि इस ऋण से तमाम उद्योगों ने भैंस खरीदी और उनकी आर्थिक सुधरी। एक चीज़ बता दें, यदि आप लोग देखिए सब लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कुछ लोग रोज़गार से भी रिलेटेड होंगे, पढ़ भी रहे हैं, रोज़गार भी कर रहे हैं। क्योंकि एक महिला ने हमें बताया था कि सर मैं
गृहस्थी भी संभालती हूँ और यूपीएससी की तैयारी भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोच के और सुन के। तो आपको बता दें, आप पढ़ते रहिए। आईएएस पीसीएस का जो सपना है बहुत अच्छा है, आप पढ़िए। पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, साथ में आप एक रोज़गार ज़रूर लेके चलिएगा। एक क्रिएटिव करिएगा कि वो आपसे ही रिलेटेड हो। जो आप पढ़ रहे हैं आप कहीं पार्ट टाइम पढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज कम नहीं होगा और आप एक्सप्लोर करेंगे, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगी, आप अच्छा वक्ता बनेंगे। तो पढ़ाई के साथ जो अन्य लोगों को भी पढ़ा रहा है, याद रखिएगा वो बहुत आगे जाता है, बहुत सक्सेस होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये मत कहिएगा नहीं मेरे पास समय कहाँ बचता है। 2 घंटा आप पढ़ाइए, लोगों को कोचिंग ट्यूशन कराइए, पर ऐसा ज़रूर करिए। ठीक है, आगे पूछताछ में पता चला कि गांव में कुल भैंसों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब था कि लोग आपस में ही भैंस की खरीद दिखाने के लिए ऋण ले रहे थे और उससे मिली रकम का उपयोग अपनी खपत के लिए कर रहे थे। आखिरकार इस ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज का बोझ बढ़ा और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। पहले गांव में भैंसों से जो आय होती थी वह गांव में रहती थी, फिर आय का एक हिस्सा ब्याज को अदा करने में खपने लगा। इसी प्रकार वर्तमान समय में यदि छोटे उद्योग ऋण लेते हैं तो इससे उन पर ब्याज का भार बढ़ेगा, उनकी आर्थिक बिगड़ेगी। तो दोस्तों यदि कुछ लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछा करिए कि सर इसको ऐसे समझाइए। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बात की जा रही है ना कि जो छोटे मध्यम टाइप के जो उद्योग हैं उन्हें जिस तरह से एमएसएमई के तहत सरकार योजना दे रही है, लाभ दे रही है, प्रिविलेज दे रही है कि मैं आपको पैसा दूंगा बिना किसी मॉर्गेज के, आप लोग व्यवसाय करिए, कारोबार अपना बढ़ाइए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यदि मार्केट में जैसे उनके उत्पाद जो कमोडिटी हैं अगर उन्हें लोग नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए, बाज़ार अच्छा नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि जो मालें हैं ख़राब होंगी, उसके बाद उनका जो आर्थिक स्तर और भी नीचे होगा और भी गिरेगा। इससे तमाम तरह की समस्याएं होंगी, उद्योग बंद होंगे, सरकार को नुकसान होगा। तो इस पे भी प्राथमिकता देनी चाहिए कि एक अच्छा सब बाज़ार जनरेट किया जाए। नोटबंदी का अनुभव हमारे सामने है। हमने देखा कि बैंक कर्मियों की मिली भगत से सरकार की यह नीति असफल हो गई। आपको पता है जो लोग डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, जिससे विमुद्रीकरण कहा गया था, विमुद्रीकरण की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, वो बहुत अच्छी थी। पर दोस्तों भ्रष्टाचार की वजह से, कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मियों की वजह से, मैनेजरों की वजह से ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया। क्योंकि जब ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया तो उसमें पता चला कि 99 पॉइंट समथिंग % पूरा जो पैसा था काला धन, वो सारा पैसा आ गया बैंकों में। तो चलिए एक हमें अच्छा लगा कि सरकार को एक फ़ायदा ये हुआ कि उस पर अब टैक्स लेगी, वसूलेगी। पर दोस्तों जिस उद्देश्य से सरकार ने किया था ना, उस उद्देश्य को उसने नहीं, मतलब पहली प्राथमिकता जो थी उसको तो नहीं पाई, पर सेकेंडरी जो प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी, उसे वो हासिल की। काला धन बैंक अधिकारियों की मिली भगत से बैंकों में कानूनी ढंग से जमा हो गया, जनता को भारी कष्ट हुआ, जबकि बैंक अधिकारी माला माल हो गए। आपको बता दें स्थिति ये थी कि अपने नौकरों के अकाउंट में 2-2 लाख 10-10 लाख लोग डाल रहे थे और नौकर रफू चक्कर हो गया, कुछ लोग रफू चक्कर हो गए, कुछ लोग नहीं हुए। ये स्थितियाँ थी। सोचिए कहीं लोग ट्रकों में पकड़ाया जा रहा है कि भैया इतना पैसा इनके पास पकड़ा गया है, यहाँ पे इतना पैसा पकड़ा गया है। कुछ लोगों के लिए खाने के लिए अन्न नहीं है, कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लगभग इसी प्रकार की परिस्थिति छोटे उद्यमियों यानी एमएसएमई के लिए घोषित पैकेज से उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि किसी छोटे उद्यमी ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है। बैंक अधिकारी ने उसे वर्तमान पैकेज के अंतर्गत 2 करोड़ के अतिरिक्त ऋण दे दिया है। उद्यमी ने इसके बाद अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया और बैंक ने 1 करोड़ रुपए को उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपए की उगाही कर ली। शेष 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा बैंक को दे दिए गए। अंतिम परिणाम यह हुआ कि उद्यमी और बैंक मैनेजर मिलकर 2 करोड़ रुपए की रकम का सफाया किया और केंद्र सरकार पर 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ गया। देखिए यहाँ पे भी किस प्रकार से यदि बैंक मैनेजर चाह दे तो किस प्रकार से केंद्र सरकार को चूना लगा सकता है। जो आपका कोई कारोबार होगा, ऐसे तमाम तरह के उद्यम हैं जो पूरी तरह से दोस्तों बंद पड़े हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसके माध्यम से बैंक मैनेजर जो है उनको पैसा जनरेट कर देगा। उसके बाद यदि चाह दे तो किस प्रकार से वो लोग जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है और जो बैंक कर्मी है, मैनेजर, वो किस प्रकार से लूट मसोट कर सकते हैं और केंद्र सरकार को चूना लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल सर्विलांस
एक पैनल बनाना चाहिए जिसके माध्यम से अगर ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कुत्तों की वजह से, मूर्खों की वजह से हमारा देश पीछे है। ऐसे विचारधारा, ऐसी मानसिकता के लोगों से, जिन्हें सख्त ज़रूरत है ऐसी सुविधाओं की, ऐसी पॉलिसी का, ऐसी योजना का, उन्हें उन तक पहुंचती ही नहीं। जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सुविधा दोनों देनी होगी। केवल ऋण की सुविधा देकर हमें उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गधे का सामने से गाजर की लालच देने और पीछे से चाबुक लगाने पर वह अपने रास्ते चलता है। केवल चाबुक लगाए और सामने कोई लालच न दिया जाए तो वह बैठ जाता है। छोटे उद्यमियों की मांग को लालच और साथ में ऋण का समर्थन देने की ज़रूरत है। बाजार में छोटे उद्योगों के द्वारा बनाए गए माल की मांग बढ़ाने में समस्या विश्व व्यापार संगठन और आयातों की है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत बड़े विदेशी उद्योगों द्वारा भारत के बाजार में सस्ता माल उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे चीन में बने गणेश जी और बल्ब। इनके सामने छोटे उद्यमी टिक नहीं पाते क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अधिक बैठती है, इसलिए उन्हें सस्ते आयातों से बचना होगा। जनता को उनके द्वारा उत्पादित महंगे माल को खरीदने पर मजबूर करना होगा। ये हमारी जनता पर एक तरह का रोजगार टैक्स माना जा रहा है। हमें आयात कर बढ़ाने होंगे। वर्तमान में कुछ वस्तुओं पर हमने कम आयात कर लगा रखा है। सर्वप्रथम सभी माल पर आयात कर अधिकतम सीमा तक बढ़ाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने में भी नहीं हिचकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि कुछ चीज़ों के द्वारा प्रोहिबिटेड किया जाता है, जो व्यापार संगठन है, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसे भी हमें डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, ऐसा उसे बाहर निकल जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही संगठन को प्राण बना दिया है। उन्होंने संगठन के अपीली कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया। इस दिशा में हमें अपने गौरवमय इतिहास का स्मरण करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के मदद पर हम इस संगठन में जो ठहराव लाए हैं वो आज तक जारी है। हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर आकर विश्व को नई दिशा देनी चाहिए। इसके साथ ही देश के बड़े उद्यमियों पर टैक्स बढ़ाकर छोटे उद्योगों को राहत देनी चाहिए। छोटे और बड़े उद्योगों पर अलग अलग दर से जीएसटी वसूल करना चाहिए। तब छोटे उद्योगों के द्वारा बनाए गए माल की कीमत कम होगी और इस प्रकरण उसकी बिक्री बढ़ेगी। ऐसे में स्वयं अपने उद्यम के लिए आवश्यक पूंजी जुटा लेंगे। बैंक भी सहज भी उन्हें और ऋण देने को स्वीकार करेंगे। दूध के जले को छाछ फूंक कर पीना चाहिए। नोटबंदी से जली हमारी सरकार को बैंक कर्मियों के जाल में दोबारा नहीं उलझना चाहिए। सरकार का उद्देश्य नेक है, इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन यदि हम छोटे उद्योगों की मूल समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो हम पैकेज से नुकसान हो सकता है। जैसे स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए गए ऋण से गाँव की आय में गिरावट आई थी। तो दोस्तों, ये जो आज का विषय है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही प्यारा। इसे आप समझिए कैसे। यहाँ पे देखिए कुछ बारीकियाँ भी दी गई हैं जिसे आप महसूस करिएगा, और यदि आपके पास इस तरह की प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर, जैसे कि जो एमएसएमई के थ्रू जो केंद्र सरकार इतने प्रिविलेज दे रही है उद्यमियों को, और जो बैंक कर्मी की यहाँ पे बात आ गई, तो बैंक कर्मी जब विमुद्रीकरण जैसी पॉलिसी को गर्त में डाल दिए, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जो बैंक कर्मी है ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम पैसा गलत रास्ते से, अरे भैया 1 करोड़ 2 करोड़ की जब बात होती है ना, तो अच्छे मतलब सब जो बैंक कर्मी 2 लाख 3 लाख पे काला धन को वाइट कर दिया, ब्लैक मनी को वाइट कर दिया, वो 1-2 करोड़ के लिए क्या कर सकता है? सोचिए। तो आपको लगता है कि इस पे एक विशेष सर्विलांस, एक पैनल की ज़रूरत है? तो अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।